नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शन पेपर मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर मक्खनलाल नायक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय शाकंभर महाविद्यालय सामलेख। आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट आदि रियासतों में दीवान के पद पर कार्य कर चुके थे। मोहनचंद करमचंद गांधी चौथी पत्नी के सबसे छोटे पुत्र थे। मोहन करमचंद गांधी की चौथी पत्नी के सबसे छोटे पुत्र थे। गांधी जी की शिक्षा पोरबंदर से प्रारंभ हुई और किंतु उनके पिता पोरबंदर से राजकोट चले गए और उनकी विद्यालय शिक्षा राजकोट में पूरी हुई। विद्यालय में उनका समय शैक्षणिक दृष्टि से अधिक उपलब्धियों से भरा हुआ नहीं था। वो एक मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी थे। शैक्षणिक उपलब्धियों से भले ही वे अपने शिक्षकों को प्रभावित नहीं कर पाए हों, किंतु चारित्रिक दृढ़ता और नैतिक आस्था और सत्यनिष्ठा का परिचय उन्होंने स्कूली जीवन में देना शुरू कर दिया था। उनका विवाह 12 वर्ष की आयु में कस्तूरबा बाई के साथ में हुआ। विवाह के समय गांधी जी हाई स्कूल के छात्र थे। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद में 1887 में बैरिस्टर की शिक्षा के लिए लंदन चले गए। उस समय परंपरागत हिंदू समाज में विदेश यात्रा को आपत्तिजनक और अधार्मिक माना जाता था और उनकी माताजी को ये सबसे बड़ी चिंता थी कि ये विदेश यात्रा में जा रहा है तो ये यात्रा एक तरीके से धार्मिक दृष्टि से ठीक नहीं है और मेरा पुत्र कहीं ना कहीं के कुछ जो बुरे व्यसन है उसमें पड़ जाएगा, दोष बुराइयों को ले लेगा, कहीं ऐसा नहीं है बुरे लोगों के संगत में पहुंच जाए। लेकिन गांधी जी ने इन सब को एक तरीके से इन सब बुरी चीज़ों से इन सब चीज़ों से पूरी तरह से परहेज की प्रतिज्ञा की और माताजी ने प्रतिज्ञा करवा ली। इंग्लैंड पहुंचकर गांधी जी प्रारंभ में ही पश्चिमी सभ्यता के चकाचौंध से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी काफ़ी समय और धन पश्चिमी संगीत और नृत्य आदि सीखने, पश्चिमी वेशभूषा का अनुसरण करने में लगा दिया। उन्होंने इंग्लैंड प्रवास की पूरी अवधि में अपनी माँ को दिए गए वचनों से मुँह नहीं मोड़ा। अनेक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शाकाहारी भोजन का परित्याग नहीं किया और शराब को छुआ तक नहीं। शीघ्र ही पश्चिमी संगीत, पहनावे, नृत्य आदि के आकर्षण से उन्होंने स्वयं को मुक्त कर लिया और 1869 में वे बैरिस्टर बन गए। इंग्लैंड से वापस आकर गांधी जी बंबई और काठियावाड़ में हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। असत्य का सहारा न लेने, छल छदम में रुचि न होने और वकालत के लिए आवश्यक वाक्पटुता के अभाव के कारण वे सफल वकील सिद्ध नहीं हो सके। वे वकालत छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय करने का मानस बना ही रहे थे कि उन्होंने 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार कर रहे एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की ओर से 105 पाउंड वार्षिक वेतन पर दक्षिण अफ्रीका में कंपनी की ओर से मुकदमा लड़ने का प्रस्ताव मिला। उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से पूर्व गांधी जी स्वभावतः एक संकोची और एकांत प्रिय और मितभाषी किंतु धर्मभीरू और दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे। वे सार्वजनिक गतिविधियों के प्रति कभी आकृष्ट नहीं हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित रंग भेद की नीति, जो अपार्थाइड की नीति कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में बहुत अधिक रूप में प्रचलित थी और गांधी जी ने इस नीति का विरोध करने का निश्चय किया। साथ में भारतीयों के साथ में जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा था उससे उनके व्यक्तित्व को झकझोर दिया और उनके अंतरात्मा में ये आवाज़ उठी कि इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। वे दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद से ही भारतीयों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार का अवलोकन तो कर रहे थे, उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपमान और दुर्व्यवहार के कड़वे घूंट पीने पड़े। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने एक बार की बात है कि ट्रांसवाल से प्रिटोरिया तक रेलगाड़ी की यात्रा के दौरान प्रथम श्रेणी का टिकट लिया
उस समय काले लोगों को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की मनाही थी, यानी कि उनको यात्रा नहीं करने दी जाती थी। लेकिन गांधी जी ने निश्चय किया कि मैं प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर के बैठूंगा और ये यात्रा संपन्न करूंगा। बीच गाड़ी में ही एक तरीके से स्वयं गांधी जी ने लिखा है इस संदर्भ में कि कड़ाके की सर्दी में मेरितसबर्ग स्टेशन पर रेलवे पुलिस के धक्के खाकर अपनी यात्रा को बीच में रोककर वेटिंग रूम में वे एक ऊहापोह की स्थिति में बैठे हुए थे, अर्थात उनको एक तरीके से रेलगाड़ी से धक्के मार करके उतार दिया गया था। और मेरितसबर्ग स्टेशन पर एक तरीके से वेटिंग रूम में रेलवे पुलिस के द्वारा उतारने के बाद में वो उनका मन में एक दृढ़ निश्चय हुआ कि अब मुझे अन्याय का विरोध करना है, मुझे अन्याय से लड़ना है। व्यक्तिगत अपमान से डरकर पलायन करने की अपेक्षा भारतीय जनता को स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष करना अपना नैतिक कर्तव्य प्रतीत होने लगा कि भारतीय जनता को मैं इस संघर्ष के लिए प्रेरित करूँगा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहकर वहाँ भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया। गांधी जी अनेक वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहाँ भारतीयों की दिशा सुधारने के लिए और गोरी सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भारतीय जनता को संगठित करने के प्रयास में जुट गए। ये अनुभव करने पर कि इस कार्य के लिए उन्हें वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहना पड़ सकता है, 1896 में अब अपने परिवार को भी भारत से दक्षिण अफ्रीका ले गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया। उन्होंने डरबन के पास फिनिक्स आश्रम की स्थापना की तथा भारतीय समुदाय के समक्ष संयमित, अनुशासित और पवित्र जीने का व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए सत्याग्रह के फलस्वरूप दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार को भेदभावपूर्ण नीतियों को रद्द करना पड़ा और भारतीयों के अनेक अधिकारों को कानूनी स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद गांधी जी 1914 में भारत लौट आए। अब गांधी जी की भारत में पारी शुरू होती है। भारत में आकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के प्रति समर्पित करने का निश्चय किया। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर कांग्रेस के माध्यम से देश की राजनीति में सक्रिय होने से पूर्व देश की जनता और उसकी समस्याओं को समझने का निश्चय किया और इस उद्देश्य से देश के लिए विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। भारत में गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार में किया और चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज जमींदार अत्याचार करते थे और उनका पूरी तरह से शोषण किया जा रहा था। गांधी जी ने कृषकों के विरुद्ध हो रहे अन्याय के विरोध में सत्याग्रह आरंभ किया। परिणामस्वरूप सरकार को एक जांच समिति नियुक्त करनी पड़ी और इस समिति ने कृषकों की दशा में सुधारने के लिए अनेक सुझाव दिए। चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद में भारतीय राजनीति में एक नई युग का प्रारंभ होता है और चंपारण के पश्चात गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा में सत्याग्रह चलाया और अहमदाबाद के मील मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि के प्रश्न पर पूंजीपतियों के विरुद्ध श्रमिकों के अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। सत्याग्रह के इन प्रयोगों के माध्यम से गांधी जी ने भारत में एक नई आशा का संचार किया और यह विश्वास उत्पन्न किया कि जागृत आंदोलन के माध्यम से किसी भी दमनकारी शक्ति को झुकने के लिए विवश किया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध होने पर गांधी जी का अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। गांधी जी का मानना ये था कि अंग्रेजों को जैसे हमारी सही मांगों का मालूम चलेगा वो हमारी मांगी पूरी करेंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वो सहयोगी से असहयोगी हो गए। विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीयों की सहयोग भावना के बदले रोलेट एक्ट के दमनकारी प्रावधानों का उपहार दिया। एक्ट के विरुद्ध पूरे भारत में जन भावना उमड़ पड़ी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए अहिंसक लोगों पर ब्रिटिश अधिकारी डायर द्वारा निर्ममतापूर्वक गोलियों की वर्षा करने से भारी नरसंहार हुआ। इस नरसंहार से ब्रिटिश शासन की क्रूरता, अमानुषिकता पूरी तरह से उजागर हो गई और गांधी जी का ब्रिटिश लोगों की न्यायप्रियता में विश्वास हिल गया। वो सहयोगी से असहयोगी बन गए। अब एक प्रश्न इसी तरह से आता है कि गांधी जी अंग्रेजों के प्रति प्रारंभ में सहयोगी थे, उसके बाद में असहयोगी बन गई, तो उसका आंसर यह है।
1920 में लोकमान्य गंगाधर तिलक की मृत्यु के पश्चात भारतीय राष्ट्र आंदोलन की बागडोर व्यवहार गांधी जी के हाथों में आ गई। उन्होंने राष्ट्र आंदोलन की दशा और दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया और गांधी जी ने भली भांति समझा कि जनता की शक्ति में संगठित और जागृत किए बिना देश की स्वाधीनता के लक्ष्य की प्राप्ति असंभव थी। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हिंदू और मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में समान रूप से सहभागी कब बनाने के लिए गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को भी इसमें शामिल कर लिया। असहयोग आंदोलन सत्य और अहिंसा की नैतिक शक्ति के आधार पर शासन की दमनकारी शक्तियों को पराजित करने का अभियान का पहला प्रयोग था। असहयोग आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि सत्य और अहिंसा की नैतिक शक्ति के आधार पर शासन की दमनकारी शक्ति को पराजित करने के अभियान का ये पहला एक तरीके से व्यापक प्रयोग था। गांधी जी ने आंदोलन के प्रारंभ करने से पूर्व स्पष्ट दावा किया था कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहेगा। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जिले में चोरी चोरी नामक स्थान पर जब पुलिस थाने को उग्र भीड़ के द्वारा जला दिया जाता है और उसमें से 8 और 10 के लगभग सिपाही मारे गए, तो ये जो संघर्ष था ये हिंसक रूप धारण कर लिया। परिणामस्वरूप आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी पर आग लगाकर सिपाही को जिंदा जलाने की जो घटना हो गई, इस घटना पर उसकी प्रतिक्रिया सत्य और अहिंसा के प्रति उनकी निष्ठा की परीक्षा थी गांधी जी की। गांधी जी ने साहसपूर्वक स्वीकार किया कि आंदोलन को पूर्णतः अहिंसक बनाए रखने की जिम्मेदारी ये नेतृत्व पर है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ये स्पष्ट था कि जनता को अहिंसक आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं कर सके थे। गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय किया। जबकि आंदोलन के कारण पूरे देश में अत्यधिक उत्साह व्याप्त था और जनता ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष के लिए पूरी तरह से उद्वेलित थी, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने गांधी जी के इस कदम का प्रारंभ में उग्र विरोध किया, किंतु अंततः गांधी जी के नैतिक तर्कों के आगे उन्हें झुकना पड़ा। यद्यपि असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन के रूप में गांधी जी का पहला प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, किंतु इससे भारतीय जनता में अहिंसक आंदोलन व उसके माध्यम से साम्राज्य की दमनकारी शक्ति को पराजित करने की सामर्थ्य के प्रति आस्था दृढ़ हुई और ये राष्ट्रीय आंदोलन की निसंकोच होकर भागीदारी निभाने के लिए तत्पर होने लगी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात गांधी जी पर सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगाया। गांधी जी ने उत्कृष्ट नैतिक दृढ़ता का परिचय देते हुए आंदोलन में अदालत में सीधा शब्दों में स्वीकार किया कि वे राजद्रोही हैं और ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीय मुक्ति को अपना नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्य मानते हैं। गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास हुआ, किंतु उन्हें 1924 में उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल से छोड़ना पड़ा। हिंदू और मुसलमानों में पारस्परिक सद्भाव को गांधी जी ने शक्तिशाली राष्ट्र आंदोलन के लिए आवश्यक माना। 1924 में हिंदू मुस्लिम दंगों से दुखी होकर गांधी जी ने 21 दिन का उपवास किया। असहयोग आंदोलन की सफलता के पश्चात गांधी जी ने आग्रह किया कि सक्रिय राजनीतिक आंदोलन आरंभ करने से पूर्व जनता को सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्य में जुट जाना चाहिए। 1929 तक अपना पूरा समय गांधी जी ने रचनात्मक आंदोलन में लगाया। उन्होंने स्वदेशी और खादी का प्रचार करके भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का स्वरूप प्रदान करने का संदेश दिया। इस प्रस्ताव के उन्मूलन द्वारा समाज में शताब्दियों से विद्यमान असमानता को समाप्त करने का संकल्प लिया और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन देकर भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना को सांप्रदायिक संकीर्णता से मुक्त करके एक सुदृढ़ स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और देश एक बार पुनः सक्रिय राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने के लिए कटिबद्ध हो गया। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी लंदन के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकाकी प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होते हैं। गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ और भारत आते ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने पर गांधी जी ने हरिजनों के हितों के लिए कार्य करने का निश्चय किया और गांधी जी के प्रचार और कुटीर और लघु उद्योगों में प्रोत्साहन के लिए सक्रिय कार्य किया। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्यागपत्र दे दिया, किंतु वे कांग्रेस से बाहर रहकर राष्ट्र आंदोलन का पथ प्रदर्शन करते रहे।
1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर संभाली। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक चरण था। उन्हें जेल में बंद कर लिया गया। फूट डालो राज्य करो की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग करने के लिए प्रारंभ से मुस्लिम लीग की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही थी। गांधी जी ने और कांग्रेस ने सदा यह आग्रह किया कि कांग्रेस वास्तव में केवल हिंदुओं का ही नहीं भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु अंग्रेजों के कुटिल नीति के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग करना आरंभ कर दिया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम समस्या को हल करने की दृष्टि से जिन्ना से वार्ता की, किंतु वे जिन्ना को पृथक पाकिस्तान की मांग को त्याग करने के लिए सहमत नहीं कर पाए। 1945 में उन्होंने ब्रिटिश संसद के शिष्टमंडल से भी इस विषय पर वार्ता की और 1946 में मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप बंगाल में हिंदुओं पर अमानुषिक अत्याचार किए गए और नोआखाली में भारी नरसंहार हुआ। गांधी जी ने सांप्रदायिक आग में जल रहे नोआखाली में अहिंसा और सद्भावना का संदेश प्रसारित करने के लिए दौरा किया और सांप्रदायिक अग्नि को शांत करने का प्रयत्न किया। गांधी जी की इच्छाओं के विपरीत भारत का विभाजन हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। भारतीय विभाजन ने गांधी जी को मर्मांतक पीड़ा पहुंचाई और विभाजन पृष्ठभूमि में विभाजन के पश्चात फैली सांप्रदायिक हिंसा ने गांधी जी को पूरी तरह से झकझोर दिया। जब देश से स्वतंत्रता मना रहा था, उस समय गांधी जी बंगाल में एक तरीके से सांप्रदायिक आग लगी हुई थी, उसको शांत करने में लगे हुए थे। बंगाल से दिल्ली वापस आकर गांधी जी ने सांप्रदायिक तनाव को कम करने का प्रयत्न किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियों से सत्य और अहिंसा के इस महान सेनानी के नश्वर शरीर पर एक तरीके से गोलियां चलाई। इस नाथूराम गोडसे ने 3 गोली के माध्यम से गांधी जी की ईल समाप्त कर दी। वह ब्रह्मलीन में लीन हो गए। हत्यारे की गोली वक्ष स्तर पर लगने के पश्चात उनके मुंह से अंतिम शब्द हे राम थे। देश की स्वतंत्रता का महान योद्धा अहिंसा का प्रखर उद्घोषक सांप्रदायिक हिंसा के बलि चढ़ गया। उनकी मृत्यु पर उनकी अतिमानवीय प्रतिभा और नैतिक व्यक्तित्व की महत्ता को इंगित करते हुए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा है कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से ही विश्वास करेगी, शायद ही विश्वास कर सकेगी कि गांधी जैसा हार्ड मांस का पुतला कभी इस धरती पर पैदा हुआ था। धन्यवाद। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।